One of the long-term benefit of using information processing models is that we can teach students how to think effectively. इन मॉडल्स को प्रयोग में लाया जाता है जब हम कोई ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना चाहते हैं जिससे लर्नर में थिंकिंग स्किल्स को डेवलप किया जा सके, ताकि लर्नर कॉम्प्लेक्स इंटेलेक्चुअल स्ट्रेटजीज बना सके और उसके साथ साथ जो जानकारी या कॉन्सेप्ट उसके पास हैं उनको वो सही तरह से व्यवस्थित कर सके। इन मॉडल के प्रयोग से ऐसी काबिलियत डेवलप की जा सकती है जिससे लर्नर इंफॉर्मेशन को सही तरीके से एनालाइज कर पाते हैं और सही हाइपोथेसिस डेवलप कर पाते हैं। आज हम जो मॉडल पढ़ने वाले हैं ये है जे गॉर्डन का सिनेप्टिक मॉडल, जिसके प्रयोग से लर्नर में नए आइडियाज जनरेट करने की एबिलिटीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज को डेवलप किया जा सकता है। यानी ये एक ऐसा मॉडल है जो कि दो कैटेगरीज में फॉल करता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की कैटेगरी में भी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मॉडल्स की कैटेगरी में भी, क्योंकि क्रिएटिविटी डेवलपमेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट माना जाता है। तो इस मॉडल को क्रिएटिव डेवलपमेंट मॉडल भी कहते हैं, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल भी कहते हैं और सिनेप्टिक मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल में जो इम्पॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं या टर्म यूज़ होते हैं उनके बारे में जानकारी हम इस लेसन में लेंगे। क्रिएटिविटी क्या है और क्रिएटिव प्रोसेस क्या है, और इस मॉडल में मेटामॉर्फिक एक्टिविटी का प्रयोग होता है। मेटामॉर्फिक एक्टिविटी में कुछ नई टर्म्स आती हैं, कंसेप्चुअल डिस्टेंस, एनालॉगी, कंप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट, इनके बारे में भी पूरी जानकारी लेंगे। ये मॉडल क्योंकि क्रिएटिविटी डेवलपमेंट से संबंधित है और क्रिएटिविटी के साथ कई सारी मिथ जुड़ी होती हैं, तो इन मिथ्स में से कौन सी अजम्पशंस हैं जो ये मॉडल कंसिडर करता है उनके बारे में इस लेसन में जानकारी लेंगे और आगे चल के ये भी जानेंगे कि इस मॉडल को कैसे प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि इस शब्द का क्या मतलब है। ये सिनेप्टिक वर्ड ये ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड सिनेप्टिकोस से, जो कि दो शब्दों का मेल है। सिन का मतलब है ज्वाइन करना और एक्टिकोस का मतलब है ऐसी दो कॉन्सेप्ट या ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स जिनके एलिमेंट देखने में एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते, यानी वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट डोमेन से संबंध रखते हैं। तो प्रत्यक्ष अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें कोई भी समानता नज़र नहीं आती। इन इन दो अलग अलग दिखने वाले एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए हम जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं वो है मेटाफर्स। मेटाफर्स यानी अतिशयोक्तियाँ, जिसमें दो अलग अलग दिखने वाली चीज़ों में समानताएं तलाश करने की कोशिश की जाती है। So this is a model which is based on use of metaphors so that we can draw parallelity between the current problem and the distant domains. ये मॉडल डेवलप किया जे गॉर्डन और जॉर्ज एम प्रिंस ने। मॉडल प्रपोज हुआ 1962 में, जिसमें इन्होंने सिनेप्टिक मॉडल ऑफ टीचिंग को प्रपोज किया। जे गॉर्डन और जॉर्ज एम प्रिंस ये इन्वेस्टिगेशन डिज़ाइन यूनिट में काम करते थे आर्थर डी लिटिल कंपनी में। आर्थर डी लिटिल कंपनी 1909 में बनी थी और ये कंपनी कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। उस समय पे इंडस्ट्री में बहुत डिमांड थी इन चीज़ों की कि किस तरह से नई नई आने वाली समस्याओं के हल खोजे जाए, तो उसके लिए ये कंपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती थी और उसकी इन्वेंशन डिज़ाइन यूनिट में ये लोग काम करते थे। इन लोगों के काम करने का तरीका ऐसा था कि ये जो समस्याएं इंडस्ट्री या बिजनेस वर्ल्ड में आ रही थी, वो चाहे डिज़ाइनिंग में हो या मार्केटिंग में हो या प्रोडक्शन में हो, उन समस्याओं के हल खोजने में ये बिजनेस को हेल्प करते थे। 1950 में कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया और अपनी नई कंपनी बनाई जिसका नाम रखा सिनेप्टिक इंक। तो बेसिकली ये वर्ड किसी कंपनी का ट्रेडमार्क है। अब इस कंपनी में जे गॉर्डन और जॉर्ज एम प्रिंस इंडस्ट्रियल रिसर्च में सपोर्ट करते थे, तो उसमें इन्होंने जो मॉडल यूज़ किया वो मॉडल बेस्ड था क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल के ऊपर। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल ऑसबॉर्न ने प्रपोज किया था और ऑसबॉर्न पैरनेस ने 1959 में उसको इम्प्रूव किया था। ये मॉडल बेसिकली बेस्ड है ब्रेनस्टॉर्मिंग और फ्री एसोसिएशन के ऊपर। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि इस कंपनी में जो मॉडल यूज़ होता था, वर्किंग के लिए जो मॉडल यूज़ होता था, उसी को सिनेप्टिक मॉडल कहा जाने लगा। तो बेसिकली सिनेप्टिक वर्ड किसी कंपनी का ट्रेडमार्क है, लेकिन अब ये ज़्यादा मशहूर है सिनेप्टिक मॉडल
के रूप में या सिनेप्टिक प्रोसेस के रूप में, जिसमें नए प्रोडक्ट्स, नए आइडियाज़, नए प्रोसेसेस डिज़ाइन किए जाते हैं बाय यूजिंग क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का सीधा मतलब है एबिलिटी टू क्रिएट। शुरू में ऐसा समय था कि क्रिएटिविटी को सिर्फ नेचर के साथ या गॉड की क्रिएशन के साथ एसोसिएट किया जाता था। 17वीं सेंचुरी में इस शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ जब सर वेस्की, जो कि एक पॉलिश पोएट थे, उन्होंने क्रिएटिविटी को पोइट्री के साथ जोड़ा। आमतौर पे क्रिएटिविटी को इमेजिनेशन के साथ जोड़ा जाता है और स्पेशली आर्टिस्टिक वर्क के साथ जोड़ा जाता है। आजकल आप देखेंगे इसको इन्वेंटिवनेस और इमेजिनेशन के साथ भी जोड़ा जाता है, नए प्रोडक्ट और नए प्रोसेसेस के साथ भी जोड़ा जाता है, लेकिन सभी तरह से आप देखेंगे इसमें ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिविटी को डिफ़ाइन करना मुश्किल है। आप अगर नेट पे देखेंगे तो आपको 350-400 के करीब डेफिनेशंस आपको मिलेंगी, क्योंकि क्रिएटिविटी को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है। एजुकेशनिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने, बिजनेस वर्ल्ड में, कॉमन पर्सन ने, फिलॉसफी में अलग अलग तरह से क्रिएटिविटी को डिफ़ाइन किया गया है। तो कोई एक साइंटिफिक पर्पस के लिए डेफिनेशन बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सभी लोग ये मानते हैं कि क्रिएटिव पर्सन वो है जो कि नए तरीके खोजता है, नए प्रोसेसेस बनाता है और उसका जो थॉट है यानी सोचने का तरीका है और एक्सप्रेशन का जो तरीका, बताने का तरीका है, वो बाकी सब लोगों से डिफरेंट है। यानी क्रिएटिव वो है जो अलग तरीके से सोचते हैं। इसी के अनुसार हम क्रिएटिविटी की डेफिनेशन दे सकते हैं दैट इट इज़ डिफाइंड एज जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट, यानी नए विचार या नए कॉन्सेप्ट बनाना, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रिएटिविटी। अगर नए विचार या कॉन्सेप्ट नहीं तो जो पुराने विचार या एग्जिस्टिंग आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट हैं, अगर उनमें कुछ नया एसोसिएशन बनाया जाए यानी नए संबंध बनाए गए, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी सब्सटेंशिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट हैज़ नोवेलिटी एंड ओरिजिनलिटी। क्रिएटिविटी का एंड प्रोडक्ट है कि उससे कोई ऐसी वस्तु बनाई जा सकती है जिसमें नवीनता है और जिसमें मौलिकता है। तो क्रिएटिविटी के साथ ये दो गुण तो सदा से जुड़े हुए हैं, नवीनता और मौलिकता। इसके साथ साथ क्रिएटिविटी में एक और गुण है दैट इज इट शुड बी इफेक्टिव, यानी क्रिएटिविटी वहाँ पर ज़्यादा वैल्यूएबल है जहाँ पर ये समाज के लिए या लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ होती है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्रिएटिव प्रोसेस। क्रिएटिव प्रोसेस मतलब एक ऐसा तरीका, एक ऐसी मेंटल एक्टिविटी जिससे नए आइडियाज़ जनरेट हो, नए सॉल्यूशंस बने और नए तरीके खोजे जा सकें। बेसिकली जो क्रिएटिविटी है दैट इज़ इन द डोमेन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हम अपने मस्तिष्क के तीन तरीके से हम उसको समझते हैं। एक है कॉन्शियस माइंड जिसको जागृत मस्तिष्क कहा जाता है, एक है सबकॉन्शियस माइंड एंड थर्ड इज अनकॉन्शियस माइंड। आमतौर पे जो इवैल्यूएशन है या क्रिटिकल एनालिसिस है, थिंकिंग है, लर्निंग है, ये हमारे कॉन्शियस माइंड के साथ रिलेटेड है, लॉजिक कॉन्शियस माइंड के साथ रिलेटेड है। हमारे मस्तिष्क का बहुत सारा हिस्सा सबकॉन्शियस है जिसके कार्य करने के तरीके को हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। क्रिएटिविटी सबकॉन्शियस माइंड के साथ रिलेटेड है क्योंकि क्रिएटिविटी के साथ डिटैचमेंट, डेफरमेंट और स्पेकुलेशन जुड़ा हुआ है। बहुत बार हमें नई चीज़, नया विचार तब आता है जब हम उस समस्या के बारे में कॉन्शियसली सोच नहीं रहे होते या जब हम कल्पना लोक में होते हैं। तो इसलिए क्रिएटिविटी को मिस्टिकल प्रोसेसेस के साथ भी जोड़ा जाता रहा है। अगर हम इस सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग को समझ सकें तो हम ऐसे तरीके बना सकते हैं जिससे किसी में भी नए आइडिया जनरेट करने की एबिलिटी को डेवलप किया जा सकता है। इसी को जानना क्रिएटिव प्रोसेस है। तो मुख्य रूप से क्रिएटिव प्रोसेस का मतलब है जब हम पुराने कनेक्शंस को तोड़ते हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट बनाए हैं उन कॉन्सेप्ट में जो संबंध है, अगर हम उन कॉन्सेप्ट्स के संबंधों को तोड़कर कुछ नए संबंध बना सके, दैट विल बी कॉल्ड एज क्रिएटिव प्रोसेस। क्रिएटिव प्रोसेस को डिफाइन किया जा सकता है एज ए प्रोसेस ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब जब हम किसी भी प्रश्न के एक की बजाय
कई सारे उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं, यानी देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज। क्रिएटिव थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग ये हमें एक सवाल के एक हल की बजाय एक सवाल के कई सारे हल होने की पॉसिबिलिटीज के ऊपर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये ऐसी थिंकिंग है जिसमें हम किसी भी इनिशियल आइडिया को और विस्तार देते हैं, इलेबोरेट करते हैं, और फिर उसको टेस्ट करते हैं, उसकी परख करते हैं और उसको बेहतर बनाते हैं, यानी रिफाइन करते हैं। और अगर उसका एंड प्रोडक्ट लॉजिक की कसौटी पे पूरा नहीं उतरता, देन इट कैन बी इवन रिजेक्टेड। सो वी कैन से दैट क्रिएटिव प्रोसेस इट इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस which starts with the elaboration of initial idea, proceed through testing and refining, and end either in rejecting the idea or converting it into a tangible, useful process or a product. अब इस क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में जो सबसे पहले हमें जानकारी मिली दैट इज विद द हेल्प ऑफ जी वेलेस, जिन्होंने 1926 में क्रिएटिव प्रोसेस की 4 स्टेजेस को डिफाइन किया। जी वेलेस बहुत नोन इंग्लिश स्कॉलर थे, सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियरिस्ट थे, टीचर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ थॉट, जिसमें उन्होंने ये 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस को डिफाइन किया। जी वेलेस ये मानते थे कि जो क्रिएटिविटी है ये कोई बाय चांस होने वाला प्रोसेस नहीं है और ना ही ये एक्सीडेंटल है, यानी ये एक ऐसा स्टेप वाइज प्रोसेस है जो एक से दूसरे स्टेप में गुजरता है और अंत में क्रिएटिव प्रोसेस या क्रिएटिव ऑब्जेक्ट के रूप में या क्रिएटिव आइडिया के रूप में प्रफुल्लित होता है या उसका एंड उसमें होता है। So these 4 stages are: first is preparation, second is incubation, third is illumination and fourth is verification. प्रेपरेशन का मतलब क्या है? जब हम कॉन्शियसली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं ताकि हम उस समस्या को सही तरीके से समझ सकें। इनक्यूबेशन मीन्स वो टाइम पीरियड जिसमें हम सबकॉन्शियस माइंड को उसके ऊपर, उस प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करने के लिए छोड़ देते हैं। So this is the time when we think about it without consciously thinking about problem solving. Third step is illumination. Illumination means sudden solution, जिसको आहा मोमेंट या यूरेका मोमेंट भी कहा जाता है, जिसमें अचानक से हमारे सामने उस समस्या का हल प्रकट हो जाता है। एंड फोर्थ इज वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब जो समस्या है या जो समस्या का समाधान खोजा गया है उसको क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा टेस्ट करना और इलेबोरेट करना। तो इस तरह से जो क्रिएटिव प्रोसेस है उसको डिफाइन किया जा सकता है। बाद में इसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स आई और क्रिएटिव प्रोसेस से आगे जाके बना क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। अब जो सिनेप्टिक मॉडल ऑफ टीचिंग है ये किन किन अजम्पशंस को साथ लेके चलता है, यानी क्रिएटिविटी से संबंधित क्या अजम्पशंस है और उनको हम कैसे इस मॉडल में इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्योंकि जब हम मॉडल वर्ड बोलते हैं तो इसमें आ जाते हैं स्टेप वाइज प्रोसेस, और क्योंकि ये क्रिएटिविटी पर बेस्ड है तो क्या अजम्पशंस को हम इसमें कंसिडर करते हैं। फर्स्ट ऑफ द अजम्पशन इज दैट क्रिएटिविटी it can be increased by bringing creative process to conscious mind। हमने क्या सीखा कि क्रिएटिव प्रोसेस जो है ये सब कॉन्शियस माइंड का वर्क है, लेकिन अगर हम इस क्रिएटिव प्रोसेस को कॉन्शियसली कर सके तो हम किसी में भी क्रिएटिव कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। यानी क्रिएटिविटी कोई मिस्टिकल एक्टिविटी नहीं है, ये किसी में भी डेवलप की जा सकती है, और शर्त क्या है कि हम क्रिएटिव प्रोसेस को कॉन्शियसली कर पाए। और ये मॉडल ये जूम करता है कि ऐसा पॉसिबल है। सेकेंड इज इन क्रिएटिविटी इमोशनल एंड इरेशनल कंपोनेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द इंटेलेक्चुअल एंड रैशनल कंटेंट। तो थिंकिंग में इंटेलेक्चुअल और रैशनल कंटेंट की बजाय अगर हम इमोशंस और इरेशनल कंपोनेंट के ऊपर ज़्यादा बल दें देन क्रिएटिविटी कैन बी इम्प्रूव। यानी क्रिएटिविटी में इमोशनल और इरेशनल कंपोनेंट का ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। टेक्निकल कॉम्पिटेंस भी ज़रूरी है क्योंकि इसके द्वारा हम नए आइडिया जो है उनको टेस्ट कर सकते हैं। इरेशनल एस्पेक्ट कैन बी अंडरस्टूड एंड कॉन्शियसली कंट्रोल्ड थ्रू द डेलिब्रेट यूज ऑफ मेटाफर एंड एनालॉजी।
ये मॉडल ये दो टेक्निक्स को यूज़ करता है, मेटाफर एंड एनालॉगी। मेटाफर यानी एक ऐसा तरीका जिससे हम दो अलग अलग दिखने वाले एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं और उनमें समानताएं ढूंढते हैं, और समानता ढूंढने को द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनालॉगी। तो मेटाफर के प्रयोग से और एनालॉगी के प्रयोग से हम इरेशनल एस्पेक्ट्स को सही तरीके से समझ सकते हैं और उनको कंट्रोल कर सकते हैं। लॉजिक इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। लॉजिक का अपना पार्टिसिपेशन है, लेकिन लॉजिक आता है बाद में। तो ये जो तरीका है ये इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि क्रिएटिविटी इम्प्रूव की जा सकती है, इंडिविजुअल्स में भी, ग्रुप में भी। और क्रिएटिविटी के लिए या क्रिएटिव वर्क के लिए इमोशनल और इरेशनल आइडियाज़ डेवलप करना ज़रूरी है। टेक्निकल कॉम्पिटेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि क्रिएटिव प्रोडक्ट का या क्रिएटिव प्रोसेस का इवैल्यूएशन करना और उसको अलग अलग तरीके से प्रयोग में लाना भी ज़रूरी है। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं मेटाफर और एनालॉगी, और लॉजिक के प्रयोग से हम उसको सही या गलत की कैटेगरी में पहुंचा पाते हैं, उसको और बेहतर प्रयोग योग्य बना सकते हैं। तो लॉजिक इज इम्पॉर्टेंट, बट लॉजिक इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो इस कैटेगरी में हमने अभी फ़िलहाल पढ़ा कि हमने क्रिएटिविटी की डेफिनेशन पढ़ी, क्रिएटिव प्रोसेस पढ़ा और अजम्पशंस के बारे में जानकारी ली। आगे आने वाले जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि जे गॉर्डन का जो सिनेप्टिक मॉडल है उसमें मेटाफोरिक एक्टिविटी क्या है, कंसेप्चुअल डिस्टेंस क्या है, एनालॉगी और कंप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और उसके साथ साथ एप्लीकेशंस के बारे में भी जानकारी लेंगे।